नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की ओमान के अंदर टॉक्स कंक्लूड हो गई हैं। तीसरा ये राउंड था। क्या डेवलपमेंट सामने आ रही है, क्या हम किसी मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, आज कैसा माहौल रहा, क्या चीजें वहां पर डिस्कस हुई हैं, ये आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो ईरान पर हमला हुआ है उस पर क्या डेवलपमेंट सामने आ रही है, क्या उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इजराइल ने हमला किया है या नहीं, या कोई हादसा था, ह्यूमन एरर था, ये भी आपके सामने रखेंगे। और इधर यमन ने फिर मिसाइल दाग दिए हैं। बड़े ऑपरेशन इस वक्त यमन की जानब से एक बार फिर किए गए हैं। तल अवीव को निशाना बनाया गया है और इजराइल की जो पोर्ट सिटीज हैं उनको अटैक किया गया है और उनकी जो नेवतम एयरबेस है जहां पर F-35 तैयारे खड़े हैं उसको जब निशाना बनाया गया है। गजा के अंदर इजराइल की कैजुअलिटी जो है वो कंफर्म हुई है और जो रेजिस्टेंस की जानब से सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया और फिलिस्तीनी स्नाइपर्स ने 4 इजरायली ऑफिसर्स को मारा, उसकी फुटेज है वो इस वक्त जारी कर दी गई है। पूरी दुनिया में ये वीडियो इस वक्त वायरल है कि 20 महीनों की ब्रुटैलिटी और ये सारी जेनोसाइड, और उसके बावजूद आज हालत क्या है कि फिलिस्तीनी स्नाइपर्स इजरायली ऑफिसर्स को मार रहे हैं। तो ये शिकस्त है जिसको इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो जो एरोगेंस आगे इस शिकस्त, देखिए जब आप शिकस्त अपनी देख लेते हैं उसके बावजूद आगे बढ़ते चले जाते हैं तो फिर आपका कुछ भी बाकी नहीं बचता। जो समझदार लीडर्स होते हैं वो यही करते हैं कि अपनी शिकस्त देकर विड्रॉ कर लेते हैं। इसकी एक मिसाल 2006 की जंग लीजिए, हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग हो रही थी और इजराइल बड़े तकब्बुर के साथ, और जिस तरह ये इजरायली एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक पूरा इनका एक माहौल बना इजराइल के अंदर के हमला करना चाहिए, कब्जा करना चाहिए, हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एक पूरे अवामी सेटलर के दबाव के ऊपर जब वो अटैक किया गया हिजबुल्लाह के ऊपर और 34 दिन की जंग चली और इजरायली जो उस वक्त का वज़ीर-ए-आज़म था उसको अंदाजा हो गया कि जंग जीती नहीं जा सकती, तो उसने क्या किया कि उसने फौजी जब वापस बुला ली। इबरतनाक शिकस्त हुई थी, लेकिन अगर वो जंग मजीद आगे बढ़ती तो इससे भी बड़ी तबाही आ सकती थी, तो उसने जो है विड्रॉ कर लिया। तो यहां पर इजराइल की शिकस्त वाज़ेह है, वो गजा पर कब्जा करके भी कुछ इस रास्ते के ऊपर अचीव करने वाला नहीं है, लेकिन शिकस्त को देखकर अपनी एरोगेंस में जो है वो इसके बावजूद आगे बढ़ना, इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो मुकम्मल तबाही की सूरत में निकलेगा, इजराइल के मुकम्मल फना होने की सूरत के अंदर निकलेगा। और इस वक्त आप देखिए रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी फतह क्या है। रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी फतह यह है कि इस वक्त इजराइल में इन्वेस्टमेंट्स आकर कौन करेगा। इजराइल की जो सिक्योरिटी चैलेंज कर दी है, इजराइल की जो सेफ्टी चैलेंज कर दी है और जो स्ट्रेटेजिकली सारे डायनामिक्स बदल कर रख दिए हैं, ये सबसे बड़ी फतह है रेजिस्टेंस की। सारी दुनिया जान चुकी है, यूरोप जान चुका है, सारी कंपनीज जान चुकी हैं कि यहां पर इन्वेस्टमेंट कोई उसकी सिक्योरिटी नहीं है, यहां पर कोई एनर्जी कॉरिडोर या कोई और जो कॉरिडोर्स हैं वो बनाने की यहां पर कोई सेफ्टी नहीं है कि 5 साल बाद 10 साल बाद कोई ना कोई जंग यहां पर चलती रहेगी। तो ये वाजे हुआ इस 7 अक्टूबर से पहले से देखें, वहां पर तो कॉरिडोर बन रहा था जो मिडिल ईस्ट से होते होते आगे इधर जनूबी एशिया से मिडिल ईस्ट से जब वो यूरोप को कनेक्ट करना था। तो इजरायली 7 अक्टूबर के वक्त तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस तरह छलांगे मार रहे थे। एक तरफ सऊदी अरेबिया के साथ तो नॉर्मलाइजेशन होने जा रही थी, दूसरा यहां से एनर्जी कॉरिडोर और जो बाकी आप कह लें कि ट्रेड कॉरिडोर जब यहां से गुजरने जा रहे थे हाइफा से होकर, तो दोनों चीजें इजराइल अपनी हासिल कर चुका था। रीजन के अंदर नॉर्मलाइजेशन हासिल हो गई, दूसरा इस ट्रेड कॉरिडोर से जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट कर रहा है और हाइफा से होकर गुजर रहा है, इजराइल अपने इस नैरेटिव को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो गया था। देखिए हम तो मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी लाने वाले हैं, देखिए हमारे जरिए ट्रेड हो रही है, हमारे जरिए मुल्क आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है। इजराइल इसके जरिए अपना जो ये प्रोपेगेंडा वाला नैरेटिव है, इजराइल की वजह से तो जंगें हुई हैं, फसाद हुए हैं, तबाही हुई है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन इजराइल कहता नहीं हम तो अमन लाने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन 2 चीजों के जरिए वो ये एस्टैब्लिश करने जा रहे थे। और फलस्तीनी तो वैसे कॉर्नर थे और ईरान तो उनके मुताबिक ये आजकल की बात थी कि ये तो फारिग हो गया। तो ये चीजें मुकम्मल तौर पर आप जो है रिवर्स कर चुकी हैं। 7 अक्टूबर की दुनिया कुछ और थी, आज की दुनिया जो कुछ और है। ट्रंप जो है वो हंगामी तौर पर लैंड कर गए हैं रोम के अंदर, जहां पर उन्होंने पोप का फ्यूनरल अटेंड किया है। वो पोप जिनकी आखिरी स्टेटमेंट ये थी कि गजा के अंदर सीजफायर होना चाहिए, और 20 जनवरी को जिस दिन ट्रंप ने हलफ उठाया था उस दिन पोप की जो स्टेटमेंट जारी हुई थी, उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीनी रियासत बननी चाहिए। उस पोप की जो है ना फ्यूनरल के लिए पहुंचे और ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो यूक्रेन की जंगबंदी है या आगे जंग जारी रहना है उसका राज ताल्लुक जो है वो दुनिया की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के साथ है। हम वर्ल्ड वॉर की बात करते रहते हैं और मुख्तलिफ खतरात आपके सामने रखते रहते हैं कि ये खतरा है, ये खतरा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जो हम 100% कभी नहीं कहते, लेकिन मैं आपको 100% ये बता रहा हूं, यूक्रेन की जंग अगर नहीं रुकती 100% दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। बाकी तो हम डिस्कस करते हैं ना कि ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खतरात बढ़ रहे हैं, हम आदमी जंग की तरफ जा सकते हैं। यूक्रेन की जंग अगर नहीं रुकती 100% जब हम आदमी जंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यूरोप तो फौजें भेजने की तैयारी कर रहा है, वो तो तय हो चुका है, यूरोप अपनी फौजें भेज रहा है। अगर वहां पर जंगबंदी नहीं होती तो यूरोप अपनी फौजें भेज रहा है, तो वहां जंगबंदी होगी तो ये मामला रिवर्स होगा, ठीक है ना। यूरोप अपनी डेटरेंस और अपनी एरोगेंस के लिए उसने फौजें भेजना ही भेजना, वो फैसला हो चुका है। वहां पर जंगबंदी हो जाएगी तो ये फौजें वाला मामला कहीं दरमियान में दब जाएगा। अगर जंग चलती रही तो फौजें वहां पर जा रही हैं और रशिया के साथ बरहरास्त वहां पर मामला जो है वो छिड़ जाएगा और रशिया फिर कीव की तरफ भी बढ़ेगा, जो इधर फिर मामला और ज्यादा खराब हो जाएंगे। और जो ट्रंप ने अभी बात की है, इसलिए मैं ये दोबारा जंग की बात कर रहा हूं, वरना इससे पहले तो खबर ये आ रही थी कि यूक्रेन जो जंगबंदी की तरफ जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि पुतिन जो है वो हमारी बात नहीं मान रहे और सैंक्शन मजीद लग सकती है रशिया के ऊपर और जंगबंदी फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही।
ये ट्रंप के अभी ट्वीट सामने आई, स्टेटमेंट जारी हुई है ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है, उसके बाद कहा है कि जंगबंदी होना काफी मुश्किल नजर आ रहा है और हम तो रशिया के ऊपर मजीद सैंक्शन लगाएंगे। हालांकि वो रशिया से, ओ भाई सैंक्शंस का खात्मा तो जंगबंदी के प्रपोजल का हिस्सा है। अगर सैंक्शन लग रही है तो जंगबंदी कैसे होगी? सैंक्शन खत्म होना ये प्रॉपर उस जंगबंदी के प्रपोजल का हिस्सा है। तो ट्रंप कह रहा है, धमकी लगा रहा है, और सैंक्शन से कौन सा रशिया मान जाएगा? पहले भी तो सैंक्शन ही लगी हुई थी। तो यहां से ट्रंप की जो मजीद अब एक्सपोज हुआ है ना, भाई यूक्रेन की जंग, इसका मतलब यह है कि उसे ना रुकने वाली है और ना उसकी बात में कोई वो चीज है कि भाई उसने बात कर दी तो ऐसा ही होगा। वो सुबह कोई और बात है, शाम को कोई और बात है। इससे पहले यह था कि जी जब ट्रंप आया तो उसने सारी यूरोप को साइड पर रखा। उसने कहा प्यूटन मेरा दोस्त है, प्यूटन सबसे अच्छा है, और इस बात को एक्नॉलेज किया कि ये वेस्ट की गलती थी, और वो बात तो उसने सही तौर पर मान ली। लेकिन अब कह रहा नहीं, ये जो प्यूटन है ना, ये सबसे ज्यादा इसकी वजह से मामला खराब हो रहे हैं। ये जंग अगर नहीं रुक रही तो प्यूटन की वजह से नहीं रुक रही। ये आज ट्रंप ने बयान जारी कर दिया और कह रहा है कि मैं तो सैंक्शन लगाऊंगा। हालांकि उधर जो है वो प्यूटन से कॉल पर बात भी करता रहा डायरेक्टली, और मतलब बहुत अच्छा हम मिलने भी जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें होती रही। और अब कह रहा है हम तो जब सैंक्शन लगाने जा रहे हैं। तो ये काफी मामला है ना, यानी दुनिया इस वक्त आलमी जंग के उस दहाने के ऊपर खड़ी हुई है। अगर दुनिया ने किसी टेबल के ऊपर बैठकर फैसला ना किया तो बड़ी तबाही हो जाएगी। अच्छा, हम बात करते हैं कि जो ईरान के अंदर अटैक हुआ है, अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन में कोई बात सामने नहीं आई। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अभी ना ये एस्टैब्लिश हुआ है कि हादसा है, और ना ये एस्टैब्लिश हुआ है कि इजराइल ने अटैक किया है। हादसा मानना तो अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जितना बड़ा अटैक हुआ है कि ह्यूमन एरर की वजह से कोई हादसा हुआ है, ये तो मानना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बहरहाल इन्वेस्टिगेशंस का हम इंतजार करेंगे। लेकिन अगर हम जरा सूरत हाल को कनेक्ट करें तो इसमें कुछ आप और भी डिग आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ईरान साथ पाकिस्तान, साथ इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त जंग के धाने के ऊपर खड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा इस वक्त एस्केलेशन है। इंडिया ने सिंथास मुआहदा वो सस्पेंड कर दिया है, पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर कह दिया है, और इंडिया कोई एयर स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो हमारे शहरों में अटैक हो सकते हैं, अगर हुए तो फिर हम वहां पर अटैक करेंगे। यानी जंग के धाने के ऊपर इस वक्त ये दोनों खड़े हुए। अच्छा, अब सवाल ये है कि यहां इन दो मुल्कों की जंग, साथ ईरान, उसके ऊपर अटैक, अगर वो जंग के अंदर ड्रैग होता है तो ये तो सारा क्या है? इसको अब इन रेफरेंस देखें चाइना के हवाले से। एशिया के अंदर जो भी होगा उसका लिंक चाइना से होगा। हम आपको बता चुके हैं कि अगला मैदान जंग एशिया होगा। ये जिस दिन ट्रंप ने हलफ उठाया था और उसके बाद सारी चीजें हमने आपके सामने रखी थी, अगला मैदान जंग एशिया होगा। तो बाजार में नजर आता है कि अच्छा वहां पर ये इंडिया में वाकया हो गया, और या कहीं भी कोई, मैं मिसाल दे रहा हूं, कहीं भी कोई वाकया हो गया, अच्छा इसकी वजह से ये मुल्क जंग की तरफ जा रहे हैं। नहीं, कभी भी आप इन चीजों को इस अंदाज में ना देखें। यहां पर जो भी कुछ होगा वो इन रेफरेंस चाइना होगा। अब इंडिया चाइना के बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर के ऊपर, ईरान के ताल्लुकात चाइना के साथ, तो यहां पर जो जंगें हैं ये चाइना को सूट नहीं करती। चाइना को स्टेबिलिटी सूट करती है, ताकि वो ट्रेड कर सकें, ताकि इन्वेस्टमेंट हो सके, ताकि यहां पर तरक्की हो सके। क्योस और जंगें किसी और को सूट करती हैं, जो चाइना को तबाह करना चाहते हैं, चाइना को सबजुगेट करना चाहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग में फायदा किसका होगा? ना पाकिस्तान का है फायदा, ना इंडिया का फायदा है, और ना ही यहां जनूबी एशिया के किसी मुल्क का फायदा है, ना ही मिडिल ईस्ट में से किसी मुल्क का फायदा है, और ना ही चाइना का फायदा। तो फायदा किसका होगा, यह सोचने वाली बात है। ईरान की जंग जो है, यहां पर पूरा मिडिल ईस्ट का ऑर्डर गिर जाएगा। अगर ईरान की जंग शुरू होती है, पूरे मिडिल ईस्ट का ऑर्डर गिरने वाला, मैं आपको बता दूं। तो यहां पर भी इस क्योस, टर्माइल और जंगों के जरिए, बदअमनी के जरिए चाइना को जो है वाइप आउट करने की कोशिश की जाएगी। ओवरऑल ये जंग चाइना के खिलाफ है। एशिया में मैंने आपको बताया रिजीम चेंजेस भी होंगे, जंगों के भी बहुत ज्यादा खतरात हैं। तो बाजार में लगता है कि नहीं, ये तो मुल्क आपसी इनके इश्यूज है। आपसी नहीं है, आपसी इश्यूज को इस्तेमाल किया जाता है। भाई यूक्रेन की जंग में यही था ना, मसला तो आपसी था, लेकिन वो आपसी तो नहीं था, वो तो अमेरिका और रशिया की जंग थी। अमेरिका रशिया को तोड़ना चाहता था, लेकिन इश्यूज तो वही होते हैं ना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं को आप एक्सप्लॉइट करेंगे ना। जो दुश्मनियां तो वहां पर मौजूद होती हैं, आप उनको हवा देते हैं। तो यहां पर भी इस एंगल से भी इस वक्त सोचा जा रहा है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े एक्सपर्ट भी इसको डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की अचानक ये कशीदगी हो जाना इस लेवल के ऊपर। हालांकि आप पिछले कई महीनों से देखें, मामला बड़े ठंडे और बड़ा मतलब ठीक जा रहा है, मामला जो बेहतरीन अच्छे जा रहे थे, नॉट आइडियल लेकिन अच्छे जा रहे थे। अचानक से यहां एस्केलेशन हो जाना, ठीक है, तो इसको देखने की जरूरत है। और ईरान में ये वाकया इस वक्त, ईरान की फोर्सेस भी अलर्ट है, मिडिल ईस्ट में भी हंगामी सूरत हाल है, आगे पीछे राब्ते भी हो रहे हैं, और बाकी ताकतें भी देख रही हैं कि भाई ये इजराइल ने अटैक किया है। देखिए ना, इजराइल अटैक कर सकता है, 100% कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका उसको बचाने के लिए आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन ईरान के ऊपर अटैक हुआ, उसका मतलब यह होगा कि ये नेतन्याहू की आखिरी वो चीज थी। नेतन्याहू डूबते हुए उसने कहा कि फिर जो है यहां पर मुकम्मल फसाद फैला दो। ये ईरान के ऊपर हमला को नेतन्याहू की जीत नहीं होगी, ये आखिरी चीज होगी कि भाई जब कोई भी चीज उसके मुताबिक नहीं हो रही तो बस अब सब जो कहते हैं सब तबाह कर दो, बस अगर हम नहीं बच रहे तो फिर कोई भी ना बचे। ये वो वाली सूरत हाल कि बस अब जंग छेड़ दो, भाई मैंने तो बचना नहीं है, तो हो सकता है इससे ही मेरे लिए कोई रास्ता निकल आए। तो ये नेतन्याहू का ईरान के ऊपर हमला ये इस सूरत हाल के अंदर होगा। और जब अगर हम अंदरूनी तौर पर देखें, अगर हम बदलते हुए डायनामिक्स देखें, तो उसमें हमारे सामने एक नेतन्याहू का बिल्कुल आखिरी टाइम आ चुका है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। नेतन्याहू का आखिरी टाइम आ चुका है। तो इसीलिए ये बात बहुत ज्यादा इसके खतरात हैं कि ईरान के ऊपर हमले के,
और ये जो हमला हुआ है इसके पूरे पूरे चांसेस है कि इजराइल की जानिब से हुआ होगा। अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन अगर हुआ है तो फिर मैं आपको वो बता रहा हूं कि ईरान लाजमी इजराइल के ऊपर अटैक करेगा। अच्छा, जो ओमान के अंदर मामला हुए हैं, और ये अटैक तब हुआ जब ओमान में टॉक्स हो रही थी। ओमान से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, तीसरा राउंड जो है मुकम्मल हो चुका है और स्टीव विटकॉफ जो है वो मॉस्को से होते हुए यहां पर पहुंचे। और आप जरा अंदाजा करिए 9 घंटे तक ये तीसरा राउंड चला है, 9 आवर्स। ये सबसे तवील तरीन ये राउंड था कि अमेरिकन और ईरानियंस 9 घंटे तक जब बैठे रहे। और जो हेडलाइंस सामने आई है बड़ी प्रोग्रेसिव, और चौथे राउंड का भी ऐलान किया गया है। Washington and Tehran are discussing sanctions relief and confidence building regarding Iran's nuclear program. Confidence building and sanction relief in direct negotiations with the United States continue in a serious atmosphere. ये ईरान कह रहा है, ठीक है ना, कि बड़े सीरियस एटमॉस्फेयर के अंदर, के ये नहीं कि अमेरिका कोई फजूल बात कर रहा है या एग्जैजरेटेड बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जो सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हैं उनकी इन टॉक्स के बाद जो स्टेटमेंट जारी हुई है, देयर इज अ रियल अपॉर्चुनिटी टू अचीव म्यूचुअल सक्सेस फॉर ईरानियंस एंड अमेरिकन। ईरान टॉक्स गजा सीजफायर के साथ जुड़ी है। तो सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर हैं उन्होंने कहा कि बड़े रियल लेवल की जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है कि हम मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी खबरें भी इजराइल के खिलाफ हैं। तो यहां पर जो जो इत्तेहाद बढ़ता चला जाएगा, बातें अमन की तरफ जाती चली जाएंगी, यूरोपियंस ईरान के साथ इंगेज करेंगे, मिडल ईस्ट में आपस में इत्तेहाद और कॉपरेशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा इजराइल जो है वो साजिशें करेगा जंगें छेड़ने की, ठीक है ना। यानी एक ऐसी ताकत मौजूद है जो फसादी है। तो जहां पर हम अमन देख रहे होते हैं, जहां पर हम ममालिक का जुड़ना देख रहे होते हैं, जहां पर हम दुश्मनियों का खात्मा देख रहे होते हैं, जहां पर जंगों के अवॉइड की एफर्ट्स देख रहे होते हैं, इसको साथ साथ आपने इस तनाजुर में भी देखना है, जितनी ये काविशें बढ़ेंगी उतना इजराइल फसाद जंगें फैलाने के लिए मजीद जो है वो कोशिश करेगा, इसलिए जंग के खतरात भी साथ साथ मजीद बढ़ेंगे। अच्छा, तो ये सूरत हाल है। इसके साथ यमन ने अटैक कर दिया है और इजराइल के ऊपर अटैक किया है, साथ अमेरिकी वॉरशिप्स के ऊपर अटैक किया और हैरी ट्रूमैन के ऊपर अटैक जब दोबारा कर दिया है। कुछ हेडलाइंस देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल जब वो हिट किए हैं नेवतम एयरबेस को, और ये वही है जिसमें F-35 खड़े हैं, और अभी पिछले 48 घंटों में वहां पर 3 F-35 अमेरिका से मजीद पहुंचे हैं। और इसके अलावा ड्रोन फोर्सेस ने 2 टारगेट्स को जो है वो निशाना बनाया है, तल अवीव के अंदर और एशकलोन के अंदर। एंड जो नेवल फोर्सेस हैं उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर और दीगर वॉरशिप्स को, हैरी ट्रूमैन और दीगर वॉरशिप्स को जो है वो निशाना बनाया है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ये तो वैसे यहां से जा रहा है, विद इन डेज ये यहां से जा रहा है, और बहुत इसके ऊपर अटैक्स हुए हैं, ये पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुका है। तो पूछा जाए कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर यहां से जा रहा है, ये अमेरिका का सबसे शाहकार टेक्नोलॉजी का ये वाला वेपन है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर। इसने बहुत बड़ी जंग लड़नी है चाइना के खिलाफ। तो ये यहां से क्या लेकर जा रहा है ये भी इससे पूछना चाहिए। और सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यमनी जो है वो ज्यादा स्किल्ड और ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं। भाई ये तो मामला कुछ और चल पड़ा है ना यहाँ पे। अच्छा जी, यमनी कमजोर पड़ रहे हैं, हम मजीद मिसाइल मारेंगे तो 6 महीने के बाद यमनी खत्म हो जाएंगे, 2 महीने के बाद हो जाएंगे। नहीं, ये तो किस्सा ही नहीं है। सीएनएन ये कह रहा है कि यमनी अमेरिका से लड़ लड़कर ज्यादा स्किल्ड और ज्यादा इफेक्टिव होते चले जा रहे हैं, यानी 1 महीने के बाद यमनी इससे भी ज्यादा पावरफुल पोजीशन के अंदर होंगे, ज्यादा स्किल्ड होंगे, ज्यादा इफेक्टिव होंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो अमेरिकन एम्पायर ने किया। और ये बात ध्यान में रखें, एक भी जंग एशिया में अमेरिका नहीं जीता है, वियतनाम से भी शुरू कर लें, एक भी जंग वो यहां से नहीं जीते। तो सादा सी बात यह है कि यमनी जो ऑलरेडी लड़ रहे थे, जो सऊदी अरेबिया और बाकी इन सबके साथ जंग जारी थी, तो उसमें भी देखिए सीआईए थी ना पीछे। भाई सीआईए इंटेलिजेंस देती थी कि यहां पर अटैक करो, उधर से अमेरिका के सारे बॉम्ब्स और यूरोप के सारे बॉम्ब्स इस्तेमाल होते थे। तो यमन ने जो बमबारी भुगती है वो यूरोप और अमेरिका की बमबारी भुगती है, सऊदी अरेबिया की नहीं भुगती है। तो अभी एक और रिपोर्ट में ये पता